हाँ डियर स्टूडेंट, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 60 हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में ख़त्म कर दिया था। प्रक्षेप्य गति पूरी तरह ख़त्म है। आज मैं नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम, NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम। तो देखो कौन कौन से नियम हैं न्यूटन की गति के, नया पार्ट है। तो पहला नियम से स्टार्ट करते हैं जी। प्रथम नियम है जी जड़त्व का नियम है। ये जड़त्व का नियम सुनो। दो प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? प्रथम नियम न्यूटन ऐसा बोला कि अगर किसी वस्तु का त्वरण 0 है तो उस पर बल भी 0 होगा। कोई वस्तु चल रही है, कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात इसका मतलब है कि किसी वस्तु का त्वरण 0 है तो उस पे लगने वाला जो बल है वो भी 0 है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर बाह्य बल 0 है तो त्वरण भी 0 है। ये जड़त्व का नियम क्या हुआ? सबसे पहली बात तो जड़त्व होता क्या है? जड़त्व द्रव्यमान की तरह है, द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान की तरह मान सकते हैं हम इसको। ठीक है, जड़त्व का नियम कैसे हुआ? जड़त्व किसी वस्तु का हम ऐसे कह सकते हैं, द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जड़त्व ज़्यादा है। जब कोई वस्तु मुड़ती है, जैसे सीधी जा रही है हम, वस्तु मुड़ रही है तो बस पलट जाती है, बस या ट्रक भारी लोडेड है, वो आप अचानक मुड़ते हो तो वो बाहर की तरफ हमें धक्का लगता है, वो जड़त्व का कारण है। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु या पदार्थ, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, अब कौन कौन से जड़त्व हैं? पहला जड़त्व, कौन कौन से जड़त्व हैं? पहला जड़त्व है जी, एक तो है गति का जड़त्व, एक है स्थिर अवस्था का जड़त्व, एक तो है जी स्थिर अवस्था का जड़त्व। कैसे स्थिर अवस्था का जड़त्व कैसे? देखो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखो एक लाइन, जब तक कोई वस्तु स्थिर है तो वह वस्तु स्थिर रहना चाहती है, वह गति का विरोध करेगी।
इसे स्थिर अवस्था का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, कैसे होगा जी ये ऐसे होगा जी। देखो, एक मैं बस लेता हूँ, यहाँ पर एक बस है, ठीक है, बस पर एक आदमी खड़ा है, बस विराम अवस्था में है जी, अभी तक विराम अवस्था में है। अगर इसी बस को मैं चला देता हूं किसी अचानक चलने पर, क्या होगा, जो आदमी खड़ा था वो पीछे की तरफ जाके गिर सकता है, गिरेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही, सुनिए, समझने का पाठ है, आदमी खड़ा था, बस खड़ी थी, रुकी हुई थी, सब कुछ स्थिर में था, बस अचानक चली, पांव आगे चले, लेकिन ऊपर वाला जो शरीर है वो अभी भी स्थिर अवस्था में था, तो वो पीछे की तरफ जाके गिरेगा। इसे स्थिर अवस्था का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अगर यही बस धीरे धीरे चलती तो पाँव को पता चलता, ऊपर वाली पूरे बॉडी को पता चलता, तो शायद वो गिरने से बच सकता था, लेकिन अचानक चलने पर इसे स्थिर अवस्था का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, और बहुत से उदाहरण ले सकते हो आप। और कई उदाहरण आएंगे, उन पर हम काम करेंगे। ठीक है, ये स्थिर अवस्था का जड़त्व था। दूसरा पॉइंट, दूसरा है जी गति अवस्था का जड़त्व। गति का जड़त्व, गति अवस्था का जड़त्व क्या है जी? तो गति अवस्था का जड़त्व समझो क्या है। गति का जड़त्व है कि कोई वस्तु गति है, कोई वस्तु गति में है, कोई वस्तु चल रही है, तो वह स्थिर अवस्था का विरोध करेगी। कोई वस्तु गति में है तो वह स्थिर अवस्था का विरोध करेगी। देखिए कैसे, ये जी वस्तु गतिमान है, इसकी छत पर एक आदमी खड़ा है जी, अभी बस आराम से नियत वेग से चल रही है। अब इसी बस को जहाँ पर इसके छत पर जो आदमी खड़ा था उसका देखो क्या होगा, अचानक रोकने पर, अचानक ब्रेक लगाए, अचानक ब्रेक लगाने पर, यहाँ पर तो v वेग था, गतिमान था, अचानक रुकी, वेग 0 हुआ, तो आदमी के साथ क्या हुआ, आदमी जो था, जो खड़ा था, वो ऐसे आगे जाके गिरेगा जी। पिछले बार वो पीछे गिर रहा था, इस बार वो आगे जाके गिरेगा। क्यों? समझिए बात। गाड़ी चल रही थी, बस चल रही थी, बस के ऊपर आदमी का शरीर था, बॉडी थी, वो भी चल रही थी, दोनों चल रहे थे जी। पूरी वस्तु पूरा शरीर गतिमान में था। अचानक ब्रेक लगे, पांव तो रुक गए क्योंकि वो छत के संपर्क में थे, लेकिन ऊपर वाला शरीर अभी भी गति में था, तो वो आगे जाके गिरेगा। समझ में आई बात? इसलिए जैसे हम कभी भी चलती हुई ट्रेन वगैरह से उतरते हैं, ट्रेन हो बस हो, वैसे नहीं उतरना चाहिए। प्लेटफार्म पे आप अचानक चलती ट्रेन से उतरते हैं तो हमेशा ट्रेन की गति की दिशा में मुंह करके उतरें। भाई आपका शरीर पूरा गतिमान है, ट्रेन गतिमान है, लेकिन जहाँ पाँव रखने वाले हो प्लेटफार्म, वो तो स्थिर है। जैसे आप प्लेटफार्म पे पाँव रखोगे, आपका पाँव स्थिर अवस्था में आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला शरीर अभी भी गति में है, तो आप आगे गिर सकते हो। समझ में आई बात? अब बात ये है कि जी आप आगे गिर सकते हो, इसलिए कहते हैं कि जो प्लेटफार्म पर एकदम आप भाग लो थोड़ा सा उतरते हो तो आप गिरने से बच सकते हो। कैसे? भाई आपका शरीर गतिमान में था, जैसे आपने पाँव रखे, पाँव आप तेजी से चलाओ तो पाँव भी गति में आ गए, शरीर भी गति में आ गया, तो गिरने से बच गए। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि जी ऐसे तो हम चलती ट्रेन से कूद जाएं और फिर भाग लें, तो उसकी भी स्पीड होनी चाहिए इतनी कि आप 100 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन जा रही है और आप कहते हैं हम कूद जाते हैं, बच जाएंगे। आप जैसे कूदोगे तो आप 100 किलोमीटर पर आवर से अपने पाँव को नहीं दौड़ा सकते। ऊपर वाले बॉडी की स्पीड रहेगी 100 किलोमीटर पर आवर, आपके पाँव थोड़ी सी स्पीड से दौड़ेंगे तो आप आगे जाके गिरोगे ही गिरोगे।
अब आपको हुआ हम गिर गए और फिर उठ कर वापस भाग लेते हैं, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो गति है उसका मेन पॉइंट यही है जी कि दोनों स्थिति में अगर गतिमान है और अचानक रोकेंगे तो ये आगे जाके गिरेगा, और गतिमान है अचानक चलने पर रुका हुआ है, अचानक चलेगी तो पीछे की तरफ जाके दौड़ेगा, ठीक है। तो कंडीशन ये कि ये जड़त्व के कारण ही हो रहा है ये। अगर मैं इसमें बात करूं, ये 2 नंबर गति अवस्था का जड़त्व था। अब जैसे तीसरा बात करूं मैं, वो है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या है कि अचानक हम वर्तीय गति पर गाड़ी मोड़ते हैं, सर्कुलर मोशन में वर्तीय गति में आप गाड़ी अचानक मोड़ते हैं तो आपको बाहर की तरफ एक बल का अनुभव होता है, इसका कारण है दिशा का जड़त्व है ये, ठीक है। ये दिशा के जड़त्व के कारण ही होता है। जैसे बस की छत पर बैठे हैं आप अचानक और काफ़ी स्पीड पे अचानक से आपने कट मारा है, अचानक से मोड़ दिया, तो छत पे बैठा आदमी बाहर की तरफ जाके गिर सकता है। इसके पीछे कारण क्या है? दिशा का जड़त्व है, ठीक है। तो ये जड़त्व थे जी, ठीक है। तो आगे हम बात पढ़ते हैं कि अभी हमने दिशा का जड़त्व पढ़ा है, अब हम नेक्स्ट बात आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्या क्या पढ़ रहे थे हम कि जड़त्व का नियम पढ़ लिया, गतिज अवस्था का जड़त्व, स्थिर अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, तीनों बात पढ़ ली हमने। तो न्यूटन की गति के नियम देख रहे हैं हम, स्थिर अवस्था का, गति अवस्था का और दिशा का जड़त्व। तो और भी हम काफ़ी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक पेड़ है, मैं और उदाहरण ले रहा हूँ जी। देखो ये एक पेड़ है, ठीक है। पेड़ की टहनी पर फ्रूट लगे हुए हैं, ऐसे बोल दें ये फ्रूट लगे हुए हैं। आप इसको अचानक सडन झटका देंगे पेड़ की टहनी को, यहाँ से पकड़ के, यहाँ नीचे से पकड़ के झटके देंगे तो ये फ्रूट नीचे गिरने लगेंगे यहाँ से। ये ऐसा क्यों होता है भाई? वो स्थिर अवस्था में थे, अचानक आपने झटका दिया तो वो गतिज अवस्था में आई, गतिज अवस्था में आए तो वो टूटकर नीचे गिर गई। इसको बोलते हैं गति अवस्था का जड़त्व, इसको बोलते हैं गति अवस्था का जड़त्व। समझ गए जी? अगली बात क्या है? और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कपड़े, हम गीला कपड़े को एकदम ऐसे झटकाते हैं। भाई किसका उदाहरण हुआ ये? वो ये उदाहरण किसका हुआ? पेड़ को अचानक झटका देने पर उसके फल टूट जाते हैं। किस अवस्था का जड़त्व है ये? स्थिर अवस्था का जड़त्व है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये लिख लेना अच्छे से, स्थिर अवस्था का जड़त्व, ठीक है। तो इस तरह की कई सारी बातें हैं, ठीक है जी। तो ये हमने जड़त्व पर काम किया। और भी उदाहरण ले सकते हैं, और भी उदाहरण कैसे कि एक हवा में उड़ता हुआ एक बैलून है, बैलून, गुब्बारा हवा में उड़ रहा है, उससे हम एक बॉल छोड़ते हैं, ये ऊपर जा रहा था किसी v वेग से, इससे आपने बॉल छोड़ी तो बॉल इससे अलग हुई, अलग होते बॉल सीधी नीचे नहीं आती है, बॉल पहले ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, बॉल ऊपर जाके नीचे आती है। तो ये किसका जड़त्व है जी? ये दिशा का जड़त्व है। ये दिशा का जड़त्व है, समझ गए? और बात करें, और बात ये करें कि देखो जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं, ठीक है। आपके मॉड्यूल में स्टार्टिंग की थ्योरी है उसमें दिए जाएंगे, आप इस बस समझ ये जाना कि पहले स्थिर में है, बाद में गति में आ रहा है, तो स्थिर अवस्था का जड़त्व है। ये दिशा का जड़त्व हो गया क्योंकि ये ऊपर इसकी दिशा में गया, पहले ऊपर गया और बाद में नीचे आया, तो ये दिशा का जड़त्व हो गया। अब ये तो था जी प्रथम नियम। अब मैं द्वितीय नियम पे जा रहा हूं, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम ये है जी कि जो मेन नियम मैं बताऊं कि संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है। मेन नियम तो यही है। किसी गतिमान वस्तु
में, किसी गतिमान वस्तु में संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन उसके बाह्य बल, उस पर लगने वाले, ऐसा बोलना चाहिए था हमें, उस पर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर मैं बात करूं, संवेग में परिवर्तन की दर यानी क्या होगी जी, dp बाई dt। संवेग में परिवर्तन की दर dp बाई dt उस वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होती है, एक्सटर्नल फोर्स के समानुपाती होती है। वस्तु पर कितना बाह्य बल लग रहा है, संवेग। संवेग क्या होता है जी, संवेग होता है जी द्रव्यमान गुणा वेग, mv। संवेग क्या होता है जी, m गुणा v। तो फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला आया एक्सटर्नल फार्मूला, समानुपाती निशान हटाओगे तो k आता है और उसको हम 1 कर देते हैं जी, वो समान, इसको आप ऐसे लिखेंगे f इक्वल टू डी पी बाई डी टी। समझ गए। p की अगर आप वैल्यू पुट करते हो d बाई डी टी ऑफ p की वैल्यू मैं पुट करता हूँ mv, तो यहाँ पर मैं दो केस बना सकता हूँ जी। एक बार मैं केस बना सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर आगे फर्दर दो केस बनेंगे, एक यहाँ पर बोल देता हूँ, एक यहाँ पर बोल देता हूँ। एक केस बनेगा जिसमें m नियत है, द्रव्यमान नियत है। एक केस ऐसा बनेगा जिसमें वेग नियत है, v नियत है। ठीक है, m नियत है तो f का सूत्र क्या आया, m को बाहर ले लिया, नियत को हम हमेशा बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी dv बाई डी टी। और f इक्वल टू m dv बाई डी टी, वेग में परिवर्तन की दर ये होती है जी, त्वरण होती है f इक्वल टू ma। ये एक फार्मूला आया जो हमें बहुत काम आएगा, इस फार्मूले पे हमें काफ़ी काम करना है। दूसरी बात है जी वेग नियत है, वेग नियत है, v नियत है, तो f का सूत्र आ जाएगा जी, v को बाहर ले लेंगे, यहाँ आएगा जी dm बाई डी टी, dm बाई डी टी, dm बाई डी टी आ जाएगा जी। ठीक है, वेग को बाहर ले लिया, dm बाई डी टी। dm बाई डी टी क्या है, dm बाई डी टी है जी द्रव्यमान बटे समय। ठीक है, तो इसकी इकाई क्या होगी जी, किलोग्राम पर सेकंड, किलोग्राम पर सेकंड इसकी इकाई होगी जी। समझ गए हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट बात, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। ठीक है, ठीक है जी। अब आगे देखिए बात क्या है, सूत्र क्या था, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए का सूत्र क्या होगा, F बाई एम, कुल बल बटे में कुल द्रव्यमान। जितने बल लग रहे हैं उन सब बल का योग ले लीजिए, बटे में द्रव्यमान ले लीजिए, तो ये त्वरण आ जाएगा जी। त्वरण क्या आएगा, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। समझ गए। अब इस पे काफ़ी सवाल हैं जी, हम सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, डायरेक्ट एक अच्छा क्वेश्चन ही करा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुन लेना आप साथ साथ। हाँ, ये जो न्यूटन के सवाल है इनमें परिभाषा ज़्यादा नहीं होती है, इनमें डायग्राम में सब कुछ आपको समझा देता हूँ मैं, सुन लेना आप अच्छे से, लिख भी लेना। सवाल क्या है, ये एक ए गुट का है, ये एक बी गुट का है, अब मैं दोनों को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, सतह पे रखे गए। सवाल है, जब हम कोई बल F ए गुटके पर लगाते हैं तो उसका त्वरण A1 है। जब हम कोई बल F ए गुटके पर लगाते हैं तो उसका त्वरण A1 है।
हम वही बल B गुटके पर लगाते हैं तो उसका त्वरण A2 है। हम वही बल दोनों के संयोजन पे लगाते हैं तो त्वरण कितना होगा? सवाल समझ गए? ए और बी अलग अलग गुटके हैं, जरूर नहीं उनका द्रव्यमान बराबर हो। जब हम कोई बल बराबर है तीनों स्थिति में, जब हम बल F किसी ए गुटके पे लगाते हैं तो उसका त्वरण A1 है। जब हम कोई बल F बी गुटके पे लगाते हैं तो उसका त्वरण A2 है। जब हम बल F दोनों के संयोजन पे लगाते हैं, जब हम बल F दोनों के संयोजन पे लगाते हैं तो उनका त्वरण कितना होगा? सवाल समझ गए? A1 त्वरण कितना होगा जी? कुल बल बटे इसका द्रव्यमान मान सकते हो आप, इसका द्रव्यमान ले सकता हूं MA, ए गुटके का द्रव्यमान MA इसका द्रव्यमान होगा। इसका द्रव्यमान क्या ले सकता हूं? F अपॉन MB, इस गुटके का द्रव्यमान में MA ले लेता हूं, इस गुटके का द्रव्यमान में MB ले लेता हूं। अब मुझे यहाँ पे निकालना है त्वरण, तो दोनों का क्या होगा जी? संयोजन होगा। तो त्वरण क्या होगा? एक कुल बल बटे में कुल द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है? ए का द्रव्यमान और बी का द्रव्यमान। ए का द्रव्यमान और बी का द्रव्यमान आया तो त्वरण कितना आएगा? कुल बल F आ जाएगा ए का द्रव्यमान। ए का द्रव्यमान निकालो यहाँ से F/A1, बी का द्रव्यमान निकालो यहाँ से F/A2, F कॉमन आ गया, यहाँ पे आया जी 1/A1 प्लस में 1/A2। F से F काट दो, ऊपर 1 है, नीचे लघुत्तम आ जाएगा जी A1 A2, तो यहाँ पे आ जाएगा जी A2 प्लस A1। इसको ऊपर भेज दो तो कुल त्वरण क्या आएगा जी? A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2, ये कुल त्वरण आ जाएगा जी। A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2। बात समझ गए? पहले त्वरण A1, बाद में त्वरण A2 और लास्ट में दोनों का संयोजन का त्वरण A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2। समझ गए बात? ठीक है जी। अब मैं अगली बात पे आगे बढ़ने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए आप, हाँ तो क्या बात है, बात समझिए। अब संवेग में परिवर्तन वाली बात है जो वो किस तरह से करेंगे, उस पर कैसे सवाल आ सकता है? तो सवाल ये है जी, किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग P इजुकल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 है, ठीक है। तो t बराबर 2 सेकेंड पर, t बराबर 2 सेकेंड पर बल बताइए। t बराबर 2 सेकेंड पर बल बताना है, तो बल कितना होगा जी? dp/dt, अवकलन करना है d/dt, और अवकलन करना तो आप जानते ही हो जी, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, ठीक है। तो f का मान आ गया जी, 2 को बाहर ले लेंगे, d/dt ऑफ t स्क्वायर, 3 को बाहर ले लेंगे, d/dt ऑफ t, और लास्ट में d/dt ऑफ 5, ठीक है। 2 इसको कैसे करते हैं? ऊपर वाली घात आगे लेते हैं, एक घात कम करते हैं, 2 - 1 1 3, ये तो dt से dt कट ही जाएगा। और बहुत बार बता चुके हैं जी, ये नियत है, 5 हो 50 हो 500 हो, नियत का अवकलन क्या आएगा जी? 0 आएगा। 2 दूना 4t प्लस 3, और कब करना है जी हमें? कब करना है? t बराबर 2 सेकेंड पर काम करना है, t बराबर 2 सेकेंड पर आपको काम करना है। 4 दूना 8 और 3
11 न्यूटन का बल लगेगा जी। और मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, देखो कई बार हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा वस्तु को अगर हम लेते हैं तो कैसे होगा, देखो तो उसको n से गुणा करते हैं। एक सवाल मैं करा रहा हूं, देखो एक मशीन गन है, एक मशीन गन है, बंदूक मान लो, जो एक, आप सवाल ऐसे लिखोगे, एक मशीन गन प्रत्येक सेकंड में 10 गोलियां चलाती है, प्रत्येक सेकंड में 10 गोलियां चलाती है, प्रत्येक गोली का द्रव्यमान, प्रत्येक गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है, तथा प्रत्येक की चाल, तथा प्रत्येक की चाल 50 मीटर पर सेकंड है। गोली आगे जा रही है तो बंदूक पर पीछे बल लगता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है, न्यूटन का तीसरा नियम है, जो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, उसका कारण होता है ऐसा। तो बंदूक पर कितना बल लगेगा, बंदूक पर कितना बल लगेगा, सवाल ये है जी, बंदूक पर कितना बल लगेगा। तो F इक्वल टू हम करते थे dp/dt, वो तो एक गोली का था, n गोली हो, n सिक्के हो, n कोई एप्पल गिर रहे हो, तो ऐसे n से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो n को बाहर ले लिया हमने, d/dt ऑफ p, p की जगह ले लिए mv, n m dv/dt, ये फार्मूला बनेगा जी। तो फाइनल देखिए कितना, n प्रत्येक सेकंड में 10 गोलियां, n की जगह 10, प्रत्येक एक सेकंड, dt की जगह 1, द्रव्यमान 100 ग्राम को बदल दिया जी किलोग्राम में, n आ गया, m आ गया, dv कैसे आएगा भाई, dt की जगह तो एक सेकंड ले लिया, प्रत्येक एक सेकंड, dv की जगह आ गया फाइनल वेग माइनस आरंभिक वेग। फाइनल वेग तो 0 है, लेकिन आरंभिक वेग कितना था, 50 मीटर पर सेकंड था, तो इसका आंसर आएगा जी 50, dv का आंसर आ गया जी 50, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3, F का मान आया जी -50 न्यूटन, माइनस बता रहे दिशा, परिमाण आप लोगे तो आ जाएगा जी 50 न्यूटन। अंतिम वेग 0, भाई बंदूक से गोली निकली है, वो कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी ना, लास्ट में, तो लास्ट में जाके रुकेगी, तो उसका अंतिम वेग तो 0 ही होएगा ना जी, ठीक है। ये वेग है, अंतिम वेग 0 यानी 50 न्यूटन हो गया, dv की वैल्यू -50 आ गई है, n की जगह मैंने 10 लिया है, 10 गोलियां 20 गोलियां होती तो 20 ले लेता, द्रव्यमान 100 ग्राम को किलोग्राम में बदल दिया, dt प्रत्येक सेकंड में काम हो रहा है, इसलिए 1 सेकंड ले लिया जी। समझ गए ये बात, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम, नेक्स्ट बात क्या, देखो हाँ, तो अगली बात क्या है, नेक्स्ट बात, हम और इस पर कई टाइप के सवाल कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है जी, भैया एक गुटका है, ठीक है, m इसका द्रव्यमान है, इस पर हम पानी फेंक रहे हैं जी, गुटके पर पानी फेंक रहे हैं, इसे बौछार, पानी की बौछार कर रहे हैं, गुटके पर पानी की बौछार कर रहे हैं।
सवाल क्या है समझना, m द्रव्यमान के गुटके पर, यहाँ आ रहा है, यदि m द्रव्यमान के गुटके पर प्रत्येक सेकंड 4 किलोग्राम पानी डाला जाए, 4 किलोग्राम पानी डाला जाए तो उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है जी। जब हम प्रत्येक सेकंड 4 किलोग्राम पानी डाल रहे हैं तो उस पर लगने वाला बल बताइए, तो उस पर कितना बल लगेगा, लगने वाला बल हम ज्ञात कर रहे हैं जी। तो बात समझिए जी, उस पर कितना बल लगेगा। तो बात ये है कि जी वेग नियत है 4 किलोग्राम पानी हम डाल रहे हैं प्रत्येक सेकंड में, यानी केजी पर सेकंड हो रहा है ये। तो ये केजी पर सेकंड क्या है जी, ये dm/dt है। किस वेग से चल रहा है वो, उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है जी वो, ठीक है। उस पर लगने वाला बल, तो बल का सूत्र है जी v/dm/dt। v/dm/dt, वेग कितना है जी 5 और dm/dt कितना है जी 4, 20 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। गुटके का द्रव्यमान दिया जा सकता है आपको, m की जगह कोई वैल्यू दी जा सकती थी, 2 kg द्रव्यमान, 2 kg द्रव्यमान, उसका कोई काम नहीं आएगा। इस टाइप का सवाल में गुटके का द्रव्यमान का कोई काम नहीं है। सवाल समझ गए हो, बढ़िया सवाल है, स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है जी, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम था जी। अब हम बात करते हैं जी न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, लिखो तीसरा नियम के बारे में लिखो। पहले लिखो, किसी वस्तु पर लगने वाली क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होती है। किसी वस्तु पर लगने वाली क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होती है। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, पहले क्रिया लगता है या पहले प्रतिक्रिया लगता है, बताओ। आप कहोगे पहले क्रिया लगता है बाद में प्रतिक्रिया होता है, नहीं, एक साथ होते हैं दोनों। क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों एक साथ लगते हैं। अब दूसरी बात, मेन बात, क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर लगते हैं या दो अलग अलग वस्तु पर लगेंगे, बताओ। ये दो अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। आप क्रिया करोगे तो मैं प्रतिक्रिया करूंगा, मैं क्रिया करूं मैं प्रतिक्रिया करूं, ऐसा क्यों? तो ये दो अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। तो मेन परिभाषा क्या बनी है इसकी, लिखो, लिखो जी, देखो, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार दो अलग अलग वस्तुओं पर क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल लगता है। यह बल परिमाण में तो बराबर होता है परंतु दिशा में विपरीत होता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ लगता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पर एक, उनके बीच में समय अंतराल नहीं होता है जी, ठीक है, बात समझ गए। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं जी, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, देखिए, इसका प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं जी कि मान लेते हैं ये बंदूक है, बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल एम है जी। यहाँ से आपने एक गोली दागी, उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। गोली आगे जाती है जी v वेग से, गोली का वेग है आगे की तरफ, बंदूक पीछे जाएगी जी।
बंदूक का वेग पीछे की तरफ है, बंदूक का वेग पीछे की तरफ है, तो समेंग तो बराबर है, दिशा भाई दोनों का समेंग है वो परिमाण में बराबर है, बंदूक का समेंग और गोली का समेंग, गोली का समेंग m इंटू में गोली का वेग। अगर मैं कहूं कि ये वेग पॉजिटिव है तो इस वेग को आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, बंदूक का द्रव्यमान इंटू में बंदूक का वेग, ठीक है। अब बात है जी किसी एक का वेग आप निकाल सकते हो, जैसे मुझे बंदूक का वेग निकालना हो, बंदूक का वेग निकालना हो तो m इंटू में गोली का वेग बटे में बंदूक का वेग, ठीक है। गोली का द्रव्यमान, गोली का वेग बटे में बंदूक का द्रव्यमान, और ये है जी बंदूक का वेग, समझ गए बात, ठीक है जी। तो हम आगे बढ़ते हैं जी, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम था, ठीक है। तो अगली बात क्या है देखो, न्यूटन की गति का तीसरा नियम देख लिया हमने, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया बल देख लिया, उसमें समेंग करते हैं। अब इस पे सवाल क्या आता है देखो जी, एक अच्छा सा सवाल कराता हूं मैं, देखो ये 10 सिक्के हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सिक्के हैं। सवाल क्या है, सवाल समझना, ये इस तरह से धरातल पे रखे गए हैं जी, क्वेश्चन क्या है, 10 सिक्के, 10 सिक्के प्रत्येक का द्रव्यमान, 10 सिक्के प्रत्येक का द्रव्यमान 50 ग्राम है, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, जैसा दिख ही रहा है, 10 सिक्के प्रत्येक का द्रव्यमान 50 ग्राम है, सभी एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। आप ऐसा इनको ऐसा देख सकते हैं, थोड़ा सा गोलाई में, थोड़ा सा गोलाई में आप इनको देख सकते हैं जी, ऐसे ये 10 सिक्के हैं, दस सिक्के हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान आपको बता ही दिया, ठीक है। ये इस तरह से है, ठीक है जी। ये 10 सिक्के हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं जी, 10 के 10, 10 सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो सवाल क्या है, तो प्रत्येक का द्रव्यमान बता दिया आप 50 ग्राम, तो सातवें सिक्के द्वारा, सातवें सिक्के द्वारा 8वें सिक्के पर कितना बल लगाया जाएगा, 7वें सिक्के द्वारा 8वें सिक्के पर कितना बल लगाया जाएगा। सातवें सिक्के द्वारा 8वें सिक्के पर कितना बल लगाया जाएगा, ठीक है। बात क्या है देखो, सातवां सिक्का 8वें सिक्के पर उतना ही बल लगाएगा जितना 8वां सिक्का 7वें पर बल लगाएगा। पहली बात, क्रिया और प्रतिक्रिया बल है जी, ये और कुछ नहीं। इसको अगर आप F1 मानोगे, ये F2 मानोगे, ये परिमाण में बराबर आएंगे। तो पहले लाइन लिखो, हल में सॉल्यूशन की पहली लाइन क्या है, सॉल्यूशन की पहली लाइन यही है जी, लिखो, सातवां सिक्का
सातवां सिक्का आठवें सिक्के पर उतना ही बल लगाएगा, सातवां सिक्का आठवें सिक्के पर उतना ही बल लगाएगा जितना आठवां सिक्का सातवें सिक्के पर लगा रहा है। सातवां सिक्का आठवें सिक्के पर उतना ही बल लगाएगा जितना आठवां सिक्का सातवें सिक्के पर बल लगा रहा है, क्योंकि दोनों बल परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। दोनों बल परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। अब आठवां सिक्का सातवें सिक्के पर कितना बल लगा रहा है भाई, इस पर लोड कितना है जी, इस पर लोड इन ऊपर तीनों का लोड है, 1 2 3, इन तीनों का लोड है। तो ये बल क्या होगा जी, 3 सिक्कों का द्रव्यमान गुणा में जी। अब 3 सिक्कों का द्रव्यमान कितना आया जी, m प्लस m कितना आया बोलो, 3m। 10 सिक्के, प्रत्येक का द्रव्यमान कितना हुआ, 50 ग्राम। 50 ग्राम को किस में बदलना पड़ेगा, किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 0 से 0 काट दिया, 5 को काट दिया 20 से, 3/20 किलोग्राम, 3/20 किलोग्राम, ठीक है। 3/20 किलोग्राम। जी का मान आप 10 भी ले सकते हो, 9.8 भी ले सकते हो। 3/2 1.5 न्यूटन, ये आंसर आया जी। सातवां सिक्का आठवें सिक्के पर 1.5 न्यूटन लगाएगा, तो आठवां सिक्का भी सातवें सिक्के पर 1.5 न्यूटन बल लगाएगा। दोनों बल परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे जी। 1.5 न्यूटन का बल लगेगा। समझ गए हो जी बात आप। अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला कोई मशीन गन से हम गोलियां चला रहे थे, वो क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। एप्पल कॉइन, एन की जगह गोलियों की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। ये सिक्के वाला इस टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ, समझना बात को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे आपको घटक लेना पड़ जाए, ये एक गुटका है, छोटा ही सवाल है लेकिन आसान सवाल है। इस पर मैं बल इधर लगा रहा हूं, इधर किसी कोण थीटा पर, गुटके का द्रव्यमान m है। तो क्या क्या बताना है आपको, गुटके का त्वरण तथा सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल, सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल बताएं। गुटके का त्वरण तथा सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल बताएं। तो एक बात आप ध्यान से सुने, त्वरण निकालने के लिए भाई गति का, हम ट्रॉली बैग होता है वो ऐसे ऊपर की तरफ हैंडल होता है, हम ऊपर खींचते हैं, क्या वो ऊपर ऐसे हवा में उड़ के जाता है? नहीं, वो सीधा चलता है। आप इस पर बल ऊपर लगा रहे हो तो गति तो इधर होएगी ना जी, त्वरण तो इधर होएगा ना, ठीक है भाई। आप इधर दिखा दें, त्वरण इधर होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो त्वरण का सूत्र है वो है बल बटे द्रव्यमान। कौन सा बल और कौन सा द्रव्यमान, ये बात ध्यान रखना। त्वरण कैसे आता है जी, त्वरण E = बल, कौन सा बल, त्वरण की दिशा में बल, त्वरण की दिशा में बल बटे में द्रव्यमान। त्वरण की दिशा में बल, तो त्वरण की दिशा में कितना बल होगा, त्वरण की दिशा में बल होगा, इसका आप इधर घटक ले लो जी, F cos थीटा, ठीक है। तो त्वरण की दिशा में बल कितना आया, त्वरण की दिशा में बल आ गया F cos थीटा बटे में कुल द्रव्यमान m। त्वरण तो ये आ गया जी, ठीक है। अब सामान्य विलंब प्रतिक्रिया बल क्या होती है वो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान से देखना।
जो सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल होती है, जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर ये धरातल है और एक गुटका है, ठीक है, m द्रव्यमान का एक गुटका है धरातल पर, धरातल पर m द्रव्यमान का एक गुटका है और यहाँ पर मैं बोलूँ कि यहाँ ऊपर की तरफ एक बल लग रहा है n, इसी को बोलते हैं सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और नीचे मैं बोलूँ लग रहा है mg, तो अब क्या बोलेंगे n = mg, बस ये बराबर करना है। भाई क्रिया प्रतिक्रिया बल है, धरती ने लगाया गुटके पर ऊपर की तरफ n, गुटके ने लगाया वापस धरती पर mg, परिमाण में बराबर हैं दोनों, दिशा में विपरीत हैं n और mg, इस n का नाम ही है सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल। सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया, सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल यही है जी जो कैपिटल N है, ठीक है। अब उस केस में देखो क्या हो रहा है, f cos थीटा इधर है तो इधर भी एक घटक आएगा जी f sin थीटा, ऊपर आएगा कैपिटल N और नीचे आएगा जी mg। तो कैसे करेंगे हम, समझो इस सवाल में कैसे करेंगे, ऊपर कौन लग रहा है जी कैपिटल N लग रहा है और ऊपर कौन लग रहा है f sin थीटा लग रहा है, नीचे कौन लग रहा है mg लग रहा है, ठीक। n का मान क्या आएगा, n का मान आएगा जी mg माइनस f sin थीटा, mg माइनस f sin थीटा, यही सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल इसी को ही बोलते हैं। तो वहाँ इस पे बल नहीं लग रहा था तो डायरेक्ट mg के बराबर कर दिया, इस पे बल लग रहा है तो ऊपर का बल अलग कर दिया, बस तुलना कंपैरिजन करना है, n ऊपर f sin थीटा ऊपर, n प्लस f sin थीटा नीचे mg, n प्लस f sin थीटा = mg, n बराबर 30, ठीक है जी। तो आज का होमवर्क तो यही है कि जी आप बेसिक परिभाषाएं पढ़ें, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, आज का होमवर्क तो यही है कि न्यूटन वाले सवाल की प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम की परिभाषाएं हैं, नियम की परिभाषा देखें और पहले 5 एग्जाम्पल कर लें, पहले 5 एग्जाम्पल कर लें जी, समझ गए हो, पहले 5 एग्जाम्पल कर लें, ठीक है जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, ये आप होमवर्क इतना कर लें, समझ लें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आगे, ठीक है जी, ओके जी।